ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरा आवाज आप तक सही से पहुंच रहा है। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम यूनिट 2 देखने वाले हैं, सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो 28215, ये हमारा सब्जेक्ट कोड है। उसमें हमने लास्ट वीक यूनिट 1 देखा था, मशीन गार्डिंग से रिलेटेड था वो। आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज के रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें हम मैनुअल हैंडलिंग देखेंगे कि कौन, फिर उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम लोड कितना अलाउड है किसी इंडिविजुअल को उठाने के लिए, तो वो एज पर रूल्स पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर मैकेनिकल मशीनरी जैसे कि लिफ्टिंग मशीनरी, लिफ्ट्स, हॉइस्ट, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म 11 12 13 जो है उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। देन हम क्वेश्चन आंसर का रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने बोला था आपको कि आपको यूनिट टेस्ट भी यहाँ पर देना है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट आपके एडीएस कोर्स में पूरे साल भर में 4 यूनिट टेस्ट रहते हैं। यूनिट टेस्ट 1 2 3 4। ठीक है, तो आप जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, उनका सिर्फ प्रैक्टिकल या ओरल एग्जाम हो, इन सारे सब्जेक्ट के आपको 4 यूनिट टेस्ट देने हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में 2 यूनिट टेस्ट रहते हैं, सेकंड सेमेस्टर में आपके 2 यूनिट टेस्ट रहते हैं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 रहता है। सेकंड सेमेस्टर में यूनिट टेस्ट 2, सॉरी यूनिट टेस्ट 3 एंड 4 रहता है। इस तरीके से पूरे साल का ये आपका सिलेबस रहता है। तो अभी आपको हमने अभी तक बताया नहीं यूनिट टेस्ट के बारे में। ठीक है, सिंपल है। यूनिट टेस्ट मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा। ठीक है, यूनिट टेस्ट 1 के, इसमें 1 घंटा लगता है एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जनरली 1 घंटा दिया जाता है आपको। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, उनके 6 के 6 आंसर आपको लिखना है। कहाँ पर लिखना है उसके लिए इस तरीके के आंसर शीट आपको ऑनलाइन परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा, यूनिट टेस्ट आपको 4 लिखने हैं। किस तरीके से लिखना है मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो इस तरीके से आपको पता है कि प्रैक्टिस के लिए ऐसे बोर्ड के आंसर शीट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको परचेस करने हैं और वो मराठी में होने चाहिए, और उसके लिंक भी मैं दे दूंगा ताकि आप अमेजोन से सही से वो वही परचेस कर सकोगे। ओके, अब यूनिट टेस्ट 1 का मान लो कि आपको पीडीएफ मिल गया, कि क्वेश्चन मिल गया। अभी आपको यूनिट टेस्ट 1 देना है। ठीक है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, तो इसका यूनिट टेस्ट 1 मुझे देना है। अब मैंने क्या किया, ऑनलाइन लिंक मिली तो मैंने ऑर्डर कर दिया और मेरे पास अभी आंसर शीट आ गए हैं। ओके, तो अभी मैं आंसर शीट उसमें क्या करूंगा, ओपन करूंगा, और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मुझे, इसके आंसर में थ्योरी ऑनलाइन ढूंढ के मेरे मन से जो भी लिखना है मैं लिख दूंगा। तो कितना आंसर लिखना है? सिर्फ 1 पेज, मैक्सिमम 1 पेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1 पेज लिख देना, तो आपको सिर्फ 6 पेजेस में आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाता है। एक आंसर शीट ले लिया मैंने। ठीक है, और उसमें एक सब्जेक्ट मुझे देना है, दैट्स सिंपल, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका 1 सब्जेक्ट का। फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, दूसरा आंसर शीट लूंगा, अगेन उसमें मेरे इन्फॉर्मेशन डालूंगा, और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। इसके आंसर कहाँ मिलेंगे? ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हो, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, दैट्स इट। और आपके मन से जो भी आप लिखना चाहो उसमें लिख डालो, उससे रिलेटेड जो भी है। ठीक है, मैक्सिमम 1 पेज का आंसर लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। आपको लिखना है तो लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आधा पेज भी लिखा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये आंसर शीट परचेस करना है। यूनिट टेस्ट 1 में दे दूंगा, आपको वो सॉल्व करके दे देना है। अब मुझे बताइए कि इससे रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन है आपको? यूनिट टेस्ट इससे पहले मैंने आपको दिया है कि ये बताइए सबसे पहले तो, यस और नो? आई डोंट थिंक सो मैंने आपको नहीं दिया सर। यूनिट टेस्ट, सर नहीं गुड ना? इवनिंग। ठीक है, चलेगा। तो लास्ट हेलो बैच का था वो शायद। यस यस, बोलिए। सर, गुड इवनिंग सर, एक बार और रिपीट कर दिए, थोड़ा मैं लेट हो गया सर, नेटवर्क इशू था। ठीक है, देखो बहुत सारे जो भी है टाइम पर आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, क्योंकि बाकियों का फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर भी मैं आपको यूनिट रिपीट कर देता हूँ ये अगेन, ताकि बाकी लोगों को भी ये समझ जाए। देखो क्या रहता है, एडीएस कोर्स में आपको 2 सेमेस्टर के एग्जाम तो आपको फाइनल देने ही है ऑनलाइन। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 4 यूनिट टेस्ट भी देने हैं। 4 यूनिट टेस्ट के मार्क्स कंसीडर होते हैं आपके फाइनल के एवरेज में, इसलिए आपको यूनिट टेस्ट देना जरूरी है, तो ये कंपलसरी है।
जिस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना कंपलसरी है, उसके बाद फिर ऑनलाइन एग्जाम देना कंपलसरी है, उसी तरीके से यूनिट टेस्ट देना भी कंपलसरी है। अगेन इसका भी वेरिफिकेशन होता है या फिर इंस्पेक्शन में ये सारी चीजें देखी जाती है, तो इसीलिए ये चीजें चाहिए हमें। अब यूनिट टेस्ट के क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो उसके क्वेश्चंस के मैं जो पीडीएफ है मैं आपको सब भेज दूंगा। यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 और 4, उसके अलावा कुछ नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 यूनिट टेस्ट रहते हैं, सेकंड सेमेस्टर में यूनिट टेस्ट नंबर 3 और 4 रहता है। उसका टाइम टेबल में मैं आपको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको डेट भी डालना है ना। ठीक है, तो डेट कहाँ डालना है, इस तरीके से आप क्या करोगे, आंसर शीट परचेज करोगे। कहाँ से परचेज करना है, मैं आपको ऑनलाइन लिंक दे दूंगा, अमेजोन से आप परचेज कर सकते हो। दूसरा, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, अपने नजदीकी स्टेशनरी स्टोर में जाइए और उनको इस तरीके का मैं फोटो भी आपको दे दूंगा, डोंट वरी। आपको क्या करना है, सिंपल इस तरीके से मराठी वाला ये जो नवनीत का है ना, ये 10वीं का जो आंसर शीट है, सैंपल ले लेना है। ठीक है, 4-5 रुपए में कुछ मिल जाता है शायद। ठीक है, तो ये ले लेना है आपको। अब ये कितना खरीदना है, इसका भी क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, तो 5 into 2 कितना हुआ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आपको 2-2 यूनिट टेस्ट देना है, तो वो क्या हो गया, 20 हो गया। ओके, फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या करना है, अगेन 5 सब्जेक्ट ही ऐसे ही कंसिडर कीजिए। 20-20 मतलब 40 आप ये मंगा लीजिए, आंसर शीट 40, 40 आपको लगेंगे शायद वहां पर। 4 यूनिट टेस्ट है, एक सेकंड, 5, 5, 10, 10, 20, एक काम कीजिए, सॉरी 40 ने 2, 24 मंगा लीजिए आप। ठीक है, 2 डजन, डजन में आते हैं ये, यहाँ पर आप देख सकते हो शायद 12 पेजेस का है ये। ठीक है, तो 2 पैकेट मंगा लीजिए आप। 24 आंसर शीट उसमें आना चाहिए, दैट्स इट, उसमें हो जाएगा आपका काम। एक आंसर शीट एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट खत्म, आंसर शीट खत्म। तो मतलब आपको कितने पेजेस लिखना है उसमें से पता है क्या, सिर्फ 6 पेजेस लिखना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको मैं यूनिट टेस्ट दूंगा, ऑनलाइन वगैरह कहीं से भी आप आंसर ढूंढिए। ठीक है, नोट्स भी मैंने भेजे हैं, उसमें से भी देख के आप लिख सकते हो। तो ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन सिंपल है, आप देख सकते हो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। क्या है मैनेजमेंट का रोल इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, ऑनलाइन ढूंढिए, आपको आंसर मिल जाएगा, भर दीजिए। अब कितना बड़ा आंसर लिखना है, मैक्सिमम 1 पेज लिखिए, उससे भी ज्यादा आपको लिखना है लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर एक पेज में बैठना चाहिए, उतना ही मेरा कंसर्न, बाकी कुछ नहीं है। मतलब एटलीस्ट आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो तो वर्थ होना चाहिए। तो अभी आप समझ गए होगे शायद। तो ये होगा यूनिट टेस्ट 1। ठीक है, तो उसका पहला सब्जेक्ट है, तो एक पेज पर मैं एक क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, फिर दूसरे पेज पर मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, तीसरे पेज पर मैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, चौथे पेज पर, इस तरीके से 6 पेजेस मेरे हो गए। मेरा आंसर बुक चेंज कर दूंगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही अभी खत्म हो गया, तो दूसरा सब्जेक्ट है, तो फिर मैं दूसरा आंसर शीट लूंगा, उसके लिए 6 पेजेस लिखूंगा, चेंज। तो अभी एक यूनिट टेस्ट में कितने सब्जेक्ट है गाइस, 5 सब्जेक्ट है, दिख रहा हो। जनरली कॉलेज में आके ही ये आपको टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन से आपके। अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल है कि आप पूछ सकते हो अभी। ये यूनिट अब टेस्ट पेपर सबमिट सब करना पड़ेगा। हाँ, तो डेडलाइन क्या है, डेडलाइन आपका अप्रैल एंड से पहले करना है। अगर उससे पहले आपका फाइनल एग्जाम है तो उससे पहले आपको कर देना है। ठीक है, हर एक का हो जाना चाहिए। ज्यादा देखो, वैसे भी एक सब्जेक्ट सभी के लिए यूनिट एक, का। क्या क्या, 4 यूनिट टेस्ट है, ये तो एक सभी का यूनिट का। दिखाया मैंने। क्या क्या, सभी यूनिट यस टेस्ट। सर। ठीक है, तो एग्जाम सर एक ये बार यूनिट, सर एक बार फिर दोबारा से स्टार्टिंग से बता सकते हो क्या? नहीं नहीं थोड़ा नहीं माइक। नहीं, मैं बता ही नहीं सकता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग चालू है, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप देख लीजिए। ठीक है, शायद मैं आज ही डाल दूँ यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिएगा शुरुआत से क्या क्या मैंने 2 बार बताया ऑलरेडी। यूनिट टेस्ट का ये क्वेश्चंस है, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, टाइम टेबल भी दे दूंगा, आंसर शीट का लिंक दे दूंगा, आप ऑर्डर कीजिए। आंसर शीट आपके पास आने के बाद इसका राइटिंग स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, तो जब आप फाइनल एग्जाम के लिए आओगे तब भी लेके आए तो भी चलेगा मुझे। ठीक है, लेकिन कंपलसरी है, जो ये नहीं करेगा फिर उसको आगे की प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, आप समझिए। तो यूनिट टेस्ट तो कंपलसरी है आप सभी के लिए, तो यूनिट टेस्ट तो देना है। हर एक स्टूडेंट को 4 यूनिट टेस्ट तो देना है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के 2, सर सेकंड सेमेस्टर के उसमें क्या 2। लिखना है?
हाँ एसएससी उसमें और एचएससी क्या अब उसमें भरना क्या है, उसमें क्या फिल करना है? हाँ मैं उस पर ही आ रहा हूँ, वेट। अब उसमें आंसर लिखना, ये तो समझ गए ना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर उसमें लिखना है। अब उसमें कौन सी मान लो कि ये फर्स्ट पेज है, तो उस पर कौन सा इंफॉर्मेशन आपको देना है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर नाम लिखना है, आपको दिख रहा है ये जैसे पेज मिलेगा। और ये सेम चाहिए, मुझे दूसरे कंपनी का नहीं चाहिए, यही चाहिए, क्योंकि सबको सिमिलर ही दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी सही कर दीजिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, चाहे तो आप लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। आपका नाम, सर इंग्लिश में चलेगा ना? क्या क्या इंग्लिश में लिखेगा तो चलेगा ना? चलेगा, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, एज यू विश, कोई भी लैंग्वेज में लिखिए। जनरली ही इंग्लिश, हिंदी और मराठी, तीनों में से कोई भी आप लैंग्वेज चुन सकते हो। आंसर लिखने के लिए भी आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हो, आप पर है, ठीक है। लेकिन जनरली आप इंग्लिश ही प्रेफर करोगे, आसान है, सबसे आसान लैंग्वेज है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका नाम लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आप सिग्नेचर करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, सब्जेक्ट लिखोगे। फिर उसके नीचे लिखोगे यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, 3, 4 जो भी है आपका वो लिखोगे, और इसके नीचे आपकी डेट डालोगे। बस उतना इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका नाम लिखोगे। आंसर शीट को सब फिल करेंगे, ये हैंड राइटिंग से करेंगे सर? क्या क्या ये जो फिल करना है सर शीट, ये बाय हैंड करेंगे सर? बाय हैंड, पेन से लिखना है आपको, ठीक है। ये एक्चुअली सर मैं सऊदी में हूँ सर, फिर आंसर शीट सर ये पेपर ठीक मुझे सर है, कैसे जब मिलेगा फिर? जब जब आप इंडिया आओगे ना, तब वो कर देना, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ओके। सऊदी, मुझे पता है सऊदी या जो भी कतार में, उनको तो मिलने से रहा। तो यहाँ पर इंडिया में आने के बाद ये आप ऑर्डर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। नाम लिखिए, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखिए, यहाँ पर आपकी सिग्नेचर कीजिए। और सिग्नेचर देख लेना, मेरी सिग्नेचर जहाँ रहेगी वहां मत करना, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के सामने अपने सिग्नेचर करना। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट डालिए, यहाँ लिखा है देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो डालिए। मान लो कि यहाँ पर ये देखो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट है, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लिख दो सब्जेक्ट के सामने। उसके बाद पेपर, पेपर दिख रहा है, पेपर के सामने आपको यूनिट टेस्ट इस तरीके से डालना है, यूनिट टेस्ट 1, 2, 3, 4 जो भी है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालना है, सिंपल। अब कौन सा डेट डालना है, यस गुड क्वेश्चन, कौन सा डेट डालना है उसका टाइम टेबल में आपको दूंगा। यूनिट टेस्ट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको क्या दिया जाएगा, टाइम टेबल दिया जाएगा, उस तरीके से आपको ये डालना है। अभी क्लियर है या अभी भी डाउट है? अभी आप क्वेश्चन आपके जो भी है पूछ सकते हो। यस सर, एग्जाम क्लियर है आने से पहले, मतलब जब आप एग्जाम के लिए आओगे कॉलेज में, सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बिना हॉल टिकट भी नहीं मिलेगा आपको वैसे भी, ठीक है। तो चारों यूनिट टेस्ट क्लियर होनी चाहिए। ये आंसर शीट पर लिखना है, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आंसर शीट है, प्रैक्टिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका। इस पर लिखना है। ये कहाँ से मिलेगा सर, इसका मैं अमेजोन का लिंक दे दूंगा। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो नजदीकी स्टेशनरी शॉप में जाके भी ये खरीद सकते हो, आपकी विश। कितना खरीदना है सर, ये 2 डजन, 24 चाहिए, ठीक है। तो 24 आप खरीदिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगा, याद रखना, एक सब्जेक्ट के लिए एक, दूसरे सब्जेक्ट के लिए अलग। 6 क्वेश्चन है, 6 इसका आंसर लिखना है, बस बात खत्म। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट रहेगा। अब ये एक 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 करके आप जैसे ही 5 खत्म करोगे, आपका यूनिट टेस्ट 1 खत्म होगा। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे यूनिट टेस्ट 2, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको 4 टोटल यूनिट टेस्ट देने हैं। सेकंड क्लास टेस्ट। यस, मैं क्या करूंगा, आपको आपके आसानी के लिए यहाँ पर है ना, पेपर पर ही डेट डाल दूंगा, तो सेम डेट डालना है आपको। अभी समझ रहे हो आप, तो आपके लिए आसानी होगी शायद। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो पेपर में जो जो इंफॉर्मेशन भरनी है ना, वो
आपको क्वेश्चन पेपर में भर के दूंगा, मैं भर के दूंगा मतलब कि नेम के आगे आपका नाम डाल देना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो एनरोलमेंट रहेगा उसके आगे आपको यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इन फिगर के आगे आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये तो पता ही है आपको कितना आसान है। फिर सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है। पेपर के आगे आप लिखोगे यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 1, इस तरीके से आप लिखोगे। क्लियर है? तो ये सब मैं आपको ये वहां पर आसान करके दूंगा, और डेट क्वेश्चन पेपर पर ही डाल दूंगा मैं, तो वही डेट डालना है आपको, दैट सिंपल, बाकी कुछ नहीं करना है। अभी क्लियर है? डेट मैं आपको क्वेश्चन पेपर पर ही दे दूंगा, वही डेट आपको डालना पेपर पर। यस, एनी क्वेश्चन? अभी अभी कोई क्वेश्चन है आपको? चार यूनिट टेस्ट है, आप आसानी से खत्म कर सकते हो। हाँ, यूनिट टेस्ट लिखने वाला कोई नहीं है, ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। लोग पूछेंगे कि सर हमारे पास टाइम नहीं, मैं सऊदी में हूँ, तो कोई नहीं लिखने वाला है। आप आइए, एग्जाम से पहले खत्म कीजिए, सबमिट कर दीजिए, 1-2 दिन का काम है खाली है, ठीक है। मैं आपको लिंक आज ही शेयर कर दूंगा, हो सके तो आज का रिकॉर्डेड सेशन आज ही मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा। यूनिट टेस्ट तो सभी, यूनिट टेस्ट आज नहीं होगा शायद, 1-2 दिन का वक्त दो मुझे, डेट ऐड करना है मुझे, तो डेट देख के मैं आपको ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। पर टाइपिंग करेगा तो चलेगा ना आंसर शीट में? क्या क्या? टाइपिंग चलेगा ना, क्या रिटर्न ही लिखना है आंसर शीट? अरे नहीं, टाइप कैसे करोगे आप उस पर? नहीं, इसमें नहीं, अपना इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर की बात। हाँ, नहीं टाइपिंग कैसे करोगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मान लो कि ये टाइपिंग नहीं, पेन से ये नहीं लिखना है सर, आपको, लिखना है, ये लिखना है नहीं आपको, सर, पेन से लिखना है। नहीं ये नहीं, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ। ये तो फॉर्म है, दूसरा वाला हाँ बात कर रहा हूँ। आपका जो यूनिट टेस्ट है, जो मैं हाँ क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, तो वो हाँ, तो टाइपिंग करके कंप्यूटर से लिखना है A4 साइज में, या हैंड राइटिंग में लिखना है? नहीं हैंड राइटिंग में लिखना है आपको। देखो मैं आपको ये वो प्रोडक्ट, एक ये पेज ये का, एक पेज का। ये एक पेज नहीं है, ये एक आंसर बुक है। यहाँ पर ये जो अच्छा, पेज दिख इसके रहा है अंदर ना, ही लिखना है? अच्छा, ओके हाँ इसके, फाइन। ये आंसर बुक है डियर, ठीक है। तो ये ओके एक ओके पेज दिख रहा है ओके ना आपको, इसके अंदर 12 पेजेस है टोटल ठीक है। तो ओके आंसर ओके आंसर बुक ओके। है, दिस इज नॉट वन पेज, ये आंसर बुक है, आप ओह, समझिए सब। समझ गया आप समझ गया हम समझ हम जैसे बोर्ड का एग्जाम देते हैं ना गाइस, उस तरीके का है ये। 10वीं गया। में याद होगा आप सभी को, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया था, बस वही है, अरे ऐसा समझ, correct। ठीक है। और भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आप पूछो मुझे, ठीक है, भले कितना भी छोटा क्वेश्चन हो आप पूछो, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएगा इस, ठीक है। सर एग्जाम सर कंफर्म हो गया सर, क्या क्या? एग्जाम डेट कंफर्म हो गया, मुझे अप्लाई एग्जाम करना है डेट? इसको कोचिंग के लिए। अच्छा, नहीं नहीं, कंफर्म नहीं हुआ है आपका। एक लगभग 3 वीक पहले में मैं आपको बता दूंगा एग्जाम डेट। अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई सर्कुलर नहीं आया, मैंने ऑलरेडी आपको शेड्यूल दिखा दिया है, मैंने आप सभी यस को सर। शेड्यूल दिखा दिया है कि क्या है। आप चाहे तो मैं लेकिन वापस आपको शेड्यूल दिखा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं लोग, एक सेकंड रुकिए जरा। एकेडमिक, अच्छा मॉनिटरिंग का है, रुको। यस, ये आप देख रहे हो ये शेड्यूल, ये फर्स्ट क्लास टेस्ट, सेकंड क्लास टेस्ट दिख रहा है क्या आपको? ये यही डेट आपको डालना है, ठीक है, मैं दे दूंगा आपको, डोंट वरी। अब ओके यहाँ सर। करो, हाँ ठीक है, समर का देखिए शेड्यूल आपका, समर का शेड्यूल कहाँ पर है? हाँ, 23 अप्रैल से लेके 17 मई तक है आपका एग्जाम, ठीक है। ये शेड्यूल है, टाइम टेबल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, शेड्यूल है। 23 अप्रैल से लेके 17 मई के बीच में कभी भी हो सकता है, कभी कभी 17 मई के बाद भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। अभी आप समझ रहे, 1-2 वीक यहाँ वहाँ हो सकता है, हमें लगभग 3 वीक, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले पता चल जाता है बोर्ड की तरफ से कि एग्जाम कब है। तो मैं आपको जिस दिन बोर्ड की तरफ से कंफर्मेशन आएगा डेट का, मैं आपको डेट भेज दूंगा, जिस दिन टाइम टेबल बनेगा उस दिन मैं आपको भेज दूंगा। अभी क्लियर है? मैं इसीलिए से पूछ रहा था, क्योंकि जब मैं इंडिया आऊंगा तो डायरेक्ट मैं सोच रहा था एग्जाम देकर ही फिर घर जाऊंगा।
नहीं तो फिर रिटर्न आना पड़ेगा नासिक से, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। एग्जाम देके मैं समझा नहीं। मतलब जब मैं इंडिया जब आऊंगा सर, तो डायरेक्ट मैं एग्जाम दूंगा नासिक में, उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगा। नहीं तो फिर मुझे घर जाके आना पड़ेगा नासिक से एग्जाम के लिए। डियर देखो, वो तो डिपेंड है आपके शेड्यूल के ऊपर ना। एग्जाम अभी बोर्ड कब डिसाइड करता है, ठीक है। जी तो सर। जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे, आप देखिए आप किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें तो अपने हाथ में नहीं है। तो जैसे ही आएगा मेरा काम है आपको बता दूंगा मैं। निश्चिंत रहिए आप। ओके सर। मई में ही रहेगा शायद, आई एम श्योर कि मई में ही रहेगा जनरली, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम जनरली बोर्ड लेट ही कराता है, ठीक है। मई के ऐसा पकड़ लो कि 3rd-4th वीक में रहेगा शायद, ठीक है। उसी दौरान रहेगा मई के मिड मई में। तो मैं सर मई के सर सेकंड वीक में सर मैं अप्लाई कर दूँ वैकेशन के लिए, अगर आपको क्या क्या मई के वैकेशन के लिए मई सेकंड वीक में वैकेशन के लिए अप्लाई कर दूँ, क्योंकि 1 मंथ पहले मुझे अप्लाई करना पड़ता है सर। तो मुझे ये जी वैकेशन का परमिशन मिल जाएगा और मैं एग्जाम भी अटेंड कर पाऊंगा इजीली। देखो डियर, मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता एग्जाम कब है क्या है। तो जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं बोलूंगा कि 17 मई को एग्जाम है, आप बुकिंग करोगे, अगर मान लो कि उससे पहले हो गया तो मैं क्या करूँ, ऐसा है ना। तो जैसे ही कुछ कॉन्क्रीट मेरे पास रहेगा आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। ओके, यूनिट टेस्ट के बारे में, और ये सबका दिक्कत है, आप अकेले थोड़ी ना हो। बहुत सारे लोग तो कतार कुवैत में है, सबका ही प्रॉब्लम है ट्रेन बुकिंग का, वो तो रहेगा अभी। तो 3-4 हफ्ते पहले पता चलेगा, हम आपको बता देंगे। ओके। अभी यूनिट टेस्ट के बारे में क्या डाउट है ये बताइए मुझे, या पूछिए, या सब कुछ क्लियर है, क्योंकि मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। हेलो सर। सर हाँ जैसे अपना यूनिट टेस्ट फर्स्ट में एक सब्जेक्ट का 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, तो 6 का हाँ आंसर देना पड़ेगा सर। जी, सबका आंसर 6 देना है। क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा 6 क्वेश्चन का आंसर देना है जी। सर एक चीज और, उसका आंसर कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हो, अगर आप, ओके ठीक है, कोई भी ब्राउजर पर जाओगे। सर सर हाँ हाँ सर मैं पहले नहीं था, बस आप एक बार रिवाइज कर दोगे कि वो जो देना है, जो मतलब यूनिट टेस्ट, वो हाँ। आपको मतलब उधर जमा करना है नासिक में आके, या इधर से ये करना है मतलब नहीं नहीं, लिख नासिक के? में आके आपको जमा करना है। जब आप एग्जाम के लिए आओगे अपने साथ यूनिट टेस्ट लेके आना, ठीक है। ओके। और वो जो आंसर शीट है वो कौन कौन प्रोवाइड करे, मतलब आप कॉलेज की तरफ से कुछ रहता है उसमें हमारे मतलब ये वे, या बाहर से ही लेना है ऐसा स्टेशनरी से? नहीं, मैं आपको लिंक दे दूंगा ऑनलाइन अमेजोन का, तो उससे आप परचेस करा हाँ सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में ये फोटो भी दे दूंगा मैं आपको, स्टेशनरी शॉप में दिखाओगे तो वो दे देगा आपको ये, ठीक है। हाँ हाँ, जो वही वही, हाँ वही। हाँ, मैं ठीक। 24 खरीदना है ये आपको, ठीक है। 20। 2 डजन, 24 2 डजन में ये आपका बैठ जाएगा सब, ठीक। ठीक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ अगर हम बाहर हैं, इंडिया से बाहर, तो ये आंसर शीट कैसे मिलेगा सर? डियर डोंट वरी, आप इंडिया में आइए उसके बाद आप ये खरीदिए, ठीक है। मैं वही करूँगा, कहूँगा आपसे। सर एक और आप बता आपका आवाज कट हो रहा है, सर, एक एक आंसर सेकंड। शीट में कितने पेज है सर? एक आंसर शीट में 12 पेजेस है, उसमें से आपको 6 का यूज रहेगा, ठीक है। अनिल, और फिर हमको दूसरा आंसर शीट लेना पड़ेगा, जैसे उसी में दूसरा यूनिट नहीं दे सकते ना? नहीं उसमें दूसरा सब्जेक्ट नहीं चलेगा हाँ, ना। अनिकेत मतलब उसमें 6 साळुंखे। पेज हमको फिर छोड़ देना पड़ेगा फिर। हाँ तो आप हाँ सर, बोर्ड में, हुआ। हाँ, हाँ बोलिए, अनिकेत बोलिए। नहीं सर, हो गया वो रेज एंड पहले ही किया था वो, आपसे बात कर लिया। रवि रवि जी देखो, हम एक पेपर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दे सकते हैं, आपको भी पता है बोर्ड में एक से ज्यादा सब्जेक्ट का थोड़ी ना आंसर हम एक आंसर बुक में देते हैं, तो सिंपल है। एक एक आंसर बुक में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिखोगे, बात खत्म।
और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा तो नया आंसर बुक लोगे, इसीलिए तो आपके पास 24 आंसर बुक होने चाहिए। यस, एनी क्वेश्चन? और कोई डाउट है पूछिए आप। सर मैं पूछ रहा था कि क्वेश्चन जो होता है इसका वर्डिंग भी कुछ होता है, कितने वर्ड्स में हमको लिखना है? एक पेज लिखना है आपको, एक क्वेश्चन का एक पेज में आंसर? एक पेज में आंसर है, आधा पौन लिखोगे ओके तो भी चल जाएगा, ठीक है। ओके। चारू जी बोलिए। Sir, good evening. I just joined, so I have missed the part which you are going to understand here. No problem, Charu ji. I am recording this session. I will put it on our YouTube and I will send it all links to all the students. Okay. You will get a link by tomorrow, so you can check the recordings. Okay, sir. Sir, Yes. schedule आ गया है क्या अभी? शेड्यूल भी already have the schedule. मैं डिस्कस किया था आप सभी से बहुत बार, मैंने शेड्यूल भी दिखा आपको एग्जाम का ना। सर वो तो टेंटेटिव आया है ना, मतलब हाँ, वो अप्रैल लास्ट टेंटेटिव है, टेंटेटिव है। आपका एग्जाम का फाइनल 3-4 हफ्ते पहले आ जाएगा, जब फाइनल डेट से 3-4 हफ्ते पहले, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, क्योंकि सर अभी मैं जयपुर में हूँ, तो अभी कुछ नहीं मिल पा रहा है कि ट्रेन वगैरह का ना टिकट नहीं, अभी आई मुंबई के गेट लिए। इट, आई अंडरस्टैंड। तो देखो, अभी जब मुझे बोर्ड नहीं कहेगा या बोर्ड से कुछ कॉन्क्रीट मेरे पास नहीं आएगा, तब तक मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपका एग्जाम मई में रहेगा, मिड मई में, ऐसा पकड़ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, ओके। यस, नीतेश जी बोलिए। हेलो हाँ, मनोहर जी बोलिए। सर, ये जो आंसर शीट आपको जो लिंक भेजेंगे वो मैं 2 डजन परचेज कर लूंगा। लेकिन सर यहाँ पेपर तो हमारा 4 है, तो वो जो मेन फॉर्मेट जो फिल करना होगा सर, जो मतलब कैंडिडेट का जो डिटेल्स है उसमें जो हाँ ऐड हाँ करना है, तो उसके लिए मुझे हाँ, 4 पेपर चाहिए ना सर? 4 पेपर चाहिए मतलब ये वाला मतलब पूछ रहे सर, हो क्या? यस 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 सर, यस सर, ये तो 4 पेज चाहिए ना सर? हर एक या सब्जेक्ट के लिए ये- अलग अलग चाहिए ना? हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको ये अलग ही मिलेगा डियर, ये आंसर शीट है। तो ये आप आप समझ रहे हो, आंसर शीट है बोर्ड का, ये आंसर बुक है, ये एक पेज नहीं है, ये बंच है पूरा, इसमें 12 पेज आते हैं, ठीक है। आप आपने 10th का एग्जाम इसमें सर पेज 12 आते हैं, लेकिन ये पेज तो सिर्फ सिंगल आएगा ना सर? सिंगल आएगा, फ्रंट में सिंगल आता है, बाकी के सारे जो पेजेस है ना वो ब्लैंक आता है, ब्लैंक मतलब लाइनिंग वाले आते हैं, ठीक है। आपने 10वीं का पेपर ये दिया ना आप पेपर तो सभी मुझे, ने? हाँ, बोर्ड का, तो बोर्ड का ही हाँ आंसर सर। शीट है ये। हाँ, तो बोर्ड का आंसर शीट है, तो पहले पेज पर हम अपनी इंफॉर्मेशन भरते हैं, बाकी सारे पेजेस पर आंसर लिखते हैं क्वेश्चंस का नंबर डाल के, सर ठीक है। जनरली जैसे हम लोग Yes. मैट्रिक वगैरह में चाहे इंटर वगैरह में हम लोगों ने जैसे प्रैक्टिकल का दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह। हाँ, सेम ही है गाइस, कुछ डिफरेंस नहीं, सेम वही पेपर है, ये बोर्ड का ही पेपर है, हम बोर्ड का आंसर शीट है, कुछ आई डिफरेंस नहीं। आई एक मीन बार सर, आप, जो आंसर आंसर शीट जो हम, हेलो सर, हाँ मेरा कहने का मतलब है सर, जो आंसर शीट में 24 पेजेज में परचेंज करूंगा, तो हाँ तो 2 डजन होगा, 1 डजन में सर एक ही आएगा ना सर? ये सिंगल पेज साथ में नहीं, रहेगा? एक डजन में 12 पेजेस ऐसे आएंगे भाई ना, या आप एक आप डजन सर 12 उनका पेज का क्वेश्चन है ना सर रहेगा, लेकिन ये सर, पेज सर मैं बोलूं एक सर, ही रहेगा ना? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। वो जो सर पूछ रहे हैं ना सर, वो कि ये जो हाँ, पेज आएगा ना, फ्रंट पेज है, वो क्या एक ही मिलेगा? तो मैं उनको नहीं, बोलूंगा कि भाई साहब ये हर बुकलेट में फ्रंट पेज पे यही रहेगा, उसके बाद आपको लिखना होगा शायद। तो आप 24 खरीदोगे ना, 24 बुकलेट आपको मिल जाएगा, उसमें 24 पेजेस आते हैं। एक बार आप ऑर्डर कीजिए, आपको रिसीव होने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या है। अभी क्लियर है मनोहर ठीक है जी? सर, नेक्स्ट भेजिए। यप। और और किसी को कोई डाउट है तो सर बताइए। यस। जिसने फर्स्ट सेमेस्टर मिस किया है, जो जिसने हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर मिस किया है उसको डबल करना पड़ेगा सर? फर्स्ट सेमेस्टर का मिस किया है? नहीं नहीं, सेम ही है, फर्स्ट सेमेस्टर आप रहो ना रहो,
आपको तो सेम ही है, बस आपके ऑनलाइन एग्जाम आपको 4 देने हैं अभी सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में रहो ना रहो, यूनिट टेस्ट तो सेम ही है, उतना ही देने हैं सबको, ठीक। तो 4 यूनिट टेस्ट देने होंगे ना? 4 यूनिट टेस्ट है, 4 यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, कल। आज मैं उसके और डेट डाल दूँ। ये आंसर शीट परचेज करना होगा? हाँ, आंसर शीट आपको ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा, और वही परचेस करना सेम में आएगा, तो मराठी में आना चाहिए वो, इसलिए। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो फिर आप स्टेशनरी से खरीद सकते हो, नहीं हो तो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, उसका अमेजोन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसके फोटोज भी मैं आपको डाल दूंगा, आप देखिए कहाँ से परचेस करना है ऑनलाइन आप। अच्छा। और सर ये इसमें क्या, सर एक यूनिट टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? 10? 6, और एक आंसर कितने पेज का लिखना है? 1 पेज का। एक पेज बोले तो मतलब लेफ्ट और राइट वाला, ऐसा? हाँ नहीं, सिर्फ लेफ्ट वाला। अच्छा। तो अप्रोक्स 20 to 30 लाइंस होंगी सर उसमें तो? हाँ बस उतना ही लिखो आप, आपको ज्यादा लिखना है आप ज्यादा लिखो, लेकिन मुझे मिनिमम 1 पेज चाहिए ऐसा। फिर ये आपको आंसर लिखकर आपको पोस्ट करना है सर? करेक्ट, आप पोस्ट कीजिए या फिर जब आप एग्जाम के लिए आओगे तब लेके आना, पोस्ट किया तो और भी अच्छा है, जल्दी मिल जाएगा मुझे। ओके। तो सर ये क्या मार्क्स इसमें ऐड होते हैं या कुछ अलग से रहता है ऑफकोर्स। क्या ये? हाँ, क्योंकि क्या रहता है, इन यूनिट टेस्ट का एवरेज करके आपको 25 मार्क्स दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, ठीक है। अच्छा। ये एज एन असाइनमेंट है सर? असाइनमेंट नहीं है, ये एग्जाम ही है। ओके। और सर ये कब तक सबमिट करना है? आप अप्रैल एंड तक आप सबमिट कीजिए, अगर आपको नहीं होता है देन आप एग्जाम के वक्त लेके आइए, ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी है ओके। सबके लिए। और हाँ, आपके जो भी दोस्त लोग हैं जो दूसरे कॉलेजेस में हैं, ठीक है, उनके साथ ये सारा चीजें डिस्कस मत कीजिए यूनिट टेस्ट के बारे में। अदर कॉलेजेस में क्या प्रैक्टिस रहता है, आप एक से अदर कॉलेजेस में क्या प्रैक्टिस रहता है गाइस, कि उनको बुलाया जाता है और यूनिट टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। तो हर सेमेस्टर में आपको 2 बार बुलाया जाता है और यूनिट टेस्ट दिया जाता है कॉलेज में, दिस इज द प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन हमारे कॉलेज की तरफ से हमें पता है कि छुट्टियां मिलना तो इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आपको ये प्रोविजंस देते हैं, लेकिन आपको यही जताना है कि भाई हम कॉलेज में गए थे और हमने यूनिट टेस्ट दिया है वहां पर। अभी क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ ओके गया सर। होगा मैं क्या कह रहा हूँ अभी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो कितना भी नजदीकी आपका दोस्त हो तो उनके साथ ये मत शेयर कीजिए, रूममेट हो जो भी हो, यूनिट टेस्ट आपने कॉलेज में आके ही एक्चुअल में दिया है। ओके, मुड़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हमारा यूनिट 2 है, जिसमें हमें मैनुअल हैंडलिंग वगैरह देखना है। उसका ऑलरेडी मैंने आपके साथ क्वेश्चनरी शेयर कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मटेरियल हैंडलिंग है, स्टोरेज के बारे में हम बात करेंगे। सो व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग? सबसे पहले तो आप मटेरियल उठाओ या कोई भी चीज उठाओ, जनरली एवरीथिंग इज मटेरियल, ओके, एवरीथिंग इज मटेरियल, कोई भी फॉर्म में हो, लिक्विड हो, गैसियस फॉर्म में हो, स्टोर हो, कुछ भी हो, तो एवरीथिंग इज मटेरियल। जब आप स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। एक सेकंड, अरे यार हाँ, स्क्रीन तो शेयर ही नहीं किया, अभी दिख रहा है? यस सर। यूनिट टेस्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, 28215 आपका सब्जेक्ट कोड है। और यूनिट 2 मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग या फिर मटेरियल हैंडलिंग? आप कोई भी मटेरियल, एवरीथिंग इज मटेरियल, कोई भी चीज अगर आप उठाओगे तो उसे हम मटेरियल कहते हैं। 2 ही तरीके से हम किसी भी चीज को उठाते हैं या मूव करते हैं। एक तो आप खुद उसे उठाओ, जिसे हम मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी मैकेनिकल वे मतलब मशीनरी से उठाओ, तो
आप समझ रहे हो? तो दो ही तरीके हैं किसी भी चीज को उठाने के या फिर हैंडल करने के। So what is manual handling? Manual handling refers to any activity which requires a person to use a force to lift यानी कि उठाना, lower मतलब नीचे रखना, push यानी कि ढकेलना, pull यानी कि खींचना या फिर कैरी करना, या किसी भी तरीके से उसको पकड़ना या किसी चीज को हटाना, मूव करना, उसे हम मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। दिस इज इट। अब देख रहे हो यहाँ पर कैरी, लिफ्ट, पुश, होल्ड, पुल, इसे हम मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। दैट्स इट। अब लिफ्टिंग के कुछ टेक्निक्स है, जिसे हम आप काइनेटिक लिफ्टिंग भी कहते हो टेक्निक, सिंपल लोड उठाने के लिए। जनरली काइनेटिक लिफ्टिंग मैनुअल हैंडलिंग में की जाती है या फिर मैनुअल लिफ्टिंग में की जाती है। आपने छोटा बच्चा नोटिस किया होगा कि किसी भी चीज को अगर वो उठाता है तो पहले वो नीचे बैठता है उस चीज के पास, ठीक है, फिर उस चीज को पकड़ता है। मान लो कि बॉल उसका नीचे गिर गया है, उसको उठाना है, तो वो बॉल के पास जाएगा, नीचे बैठेगा, पूरी तरीके से बैठेगा, घुटनों को बेंड करके, फिर बॉल को पकड़ेगा, फिर उठेगा वो। तो दिस इज प्रॉपर टेक्निक फॉर लिफ्टिंग एनीथिंग। लेकिन हम जैसे बड़े हो जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ जाती है, हम क्या करते हैं, घुटनों में बेंट नहीं होते, हम नीचे नहीं बैठते हैं, हम क्या करते हैं, बेंट हो जाते हैं, पूरा स्पाइन को बेंट कर, कमर में हम बेंट होते हैं, फिर उस चीज को उठाते हैं। दिस इज रॉन्ग वे। ये गलत तरीका है किसी भी चीज को उठाने का या फिर लिफ्टिंग करने का। इससे क्या होता है, आपका बैक पेन होता है, ठीक है, और इससे बहुत आगे जाके जो भी हम कहते हैं कि आपके बोन्स या फिर आपके जो भी स्पाइनल स्ट्रक्चर है, मस्कुलोस्केलेटन इंजरीज भी आपको हो सकती है, ठीक है, और आपका एफिशिएंसी भी कम हो जाता है, आप थकते ज्यादा है, ठीक है, पेन तो ज्यादा ही ऑब्वियसली होता है। तो इसीलिए जो भी है, आप लिफ्टिंग टेक्निक्स, मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक्स प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, चाहे जनरली सिंपल लोड के लिए इसकी बात कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में एक आदमी खड़ा है स्ट्रेट, उसके बाद उसको कुछ ये बॉक्स उठाना है, तो वो नीचे बैठ गया है और घुटनों में वो बंदा बेंट है, ठीक है। तो बेंट होने के बाद वो क्या करेगा, अभी उसको होल्ड करेगा उस बॉक्स को और उठेगा। लेकिन जब हम उठते हैं, लिफ्ट होते हैं, तो पूरा आपका बॉडी वेट कहाँ पर होना चाहिए, आपके थाई में। थाई दिख रहे हैं यहाँ पर, तो थाई का फोर्स आपको इस्तेमाल करना है। जनरली हम फोर्स कहाँ लगाते हैं, बैक में, ठीक है। तो जहां पर अपना स्पाइन है, तो उसको फोर्स लगाते हैं, उसके फोर्स से हम किसी भी चीज को लिफ्ट करते हैं। दिस इज रॉन्ग वे। तो आपका जो भी फोर्स है वो कहाँ होना चाहिए, थाई से लिफ्ट होना है आपको। थाई जो मसल रहती है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उससे ही आपको लिफ्ट करना है किसी भी चीज को। अच्छा, अब नीचे रखना है तो सेम प्रोसेस, आपको जनरली घुटनों में बेंट होना है, फिर वो चीज को नीचे रखना है। आपका बैक, जो पीठ है, वो हमेशा सीधी होनी चाहिए, बेंट नहीं करनी है आपको किसी भी कंडीशंस में। आप में से कुछ लोग जिम भी जाते होंगे, तो फर्स्ट रूल वो हमें क्या सिखाता है जब हम कुछ लिफ्टिंग करते हैं, तो कि भाई आपको बैक बेंट नहीं करना है, वरना आपको इंजरी हो सकती है, और जनरली होती ही है। तो इसलिए आपको घुटनों में बेंट होना है, थाई का फोर्स इस्तेमाल करके आपको किसी भी चीज को लिफ्ट करना है, बैक हमेशा सीधी रखनी है हमें, ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट, अब सैक, जनरली सैक को ग्राउंड से उठाना है तो क्या टेक्निक रहेगी आपकी, यहाँ पर ये देख लीजिए, पिक्टोरियल फॉर्म में दिया गया है कि किसी भी दीवार या फिर किसी भी सरफेस को आपको क्या करना है, खड़ा करना है, देन कंधे पर उठाना है, घुटनों पर बेंट है ये बंदा, फिर उसके बाद स्ट्रेट उठना है। जब आप उठते हो तब आपको क्या करना है, यहाँ पर थाई जो है उसका फोर्स लगाना है, ठीक है। अब आते हैं रॉड के ऊपर, फिर रॉड किस तरीके से उठाना है, दिख रहा है यहाँ पर आपका एक सरफेस है, घुटनों में बेंट, रॉड का एक एंड क्या करोगे, आप सरफेस पर रखोगे, फिर उसको पुश करोगे, उसके सेंटर में जाके कंधों पर उसे उठाओगे। तो दिस इज प्रॉपर टेक्निक। ये 2% टेक्निक भी है इसमें, अगर आप देख सकते हो तो, रॉड को उठाने की या पाइप को उठाने की, सरफेस पर रखिए, उसको स्लाइड कीजिए, ठीक है, एक बंदा पहले उठाएगा, दूसरा बंदा उसके बाद उठाएगा, ठीक है। जो भी लॉन्ग अगर कुछ लोड है, पाइप वगैरह या बार जनरली, तो इस तरीके से उठा जाता है। फैक्ट्री रूल्स में हर एक इंडिविजुअल का एक कितना लोड वो उठा सकता है, उसके लिए हमें एक टेबल दिया गया है, और वो हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग टेबल है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट ने क्या किया है,
हर स्टेट को एक राइट दिया है कि भाई आप आपके फैक्टर रूल में ऐड कर सकते हो कि आपका इंडिविजुअल कितना उठा सकता है, जो भी वेट है। ठीक है, तो महाराष्ट्र फैक्टर रूल के हिसाब से जनरली अडल्ट मेल के लिए 55 मैक्सिमम 55 केजी मैक्सिमम वेट या मटेरियल वो उठा सकता है इंडिविजुअल अडल्ट में। उसके बाद अडल्ट फीमेल के लिए यहाँ पर 30 किलो दिया गया है। फिर यंग पर्सन के लिए ये वजन घटाते हुए वो कम करते आए हैं। तो 55 केजी से ज्यादा कोई भी अडल्ट मेल वेट मैन्युअली नहीं उठाएगा। कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी लोड, कोई भी वेट 55 केजी का अगर एक्सेस है तो वो नहीं उठाएगा। मुझे गुजरात फैक्ट रूल्स या फिर अदर फैक्ट रूल्स का नहीं पता है, मैंने चेकआउट किया था, अभी याद नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन हर एक स्टेट का अलग अलग है, लेकिन इसके अराउंड ही है, ये भी याद रखना। ओके, कोई बताएगा कि उनके स्टेट में ये क्या है इसका? महाराष्ट्र छोड़ गया, महाराष्ट्र में तो 55 केजी। और ये क्वेश्चन आपको 1000% कह रहा हो कि ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। ये अडल्ट मेल अडल्ट फीमेल के लिए क्या है महाराष्ट्र फैक्ट रूल के हिसाब से? मेल के लिए 55 किलो है, फीमेल के लिए 30 किलो, याद रखना मैक्सिमम वेट। सर ये किसी इंटरनेशनल में 23 केजी से ज्यादा उठा नहीं सकता है, लाइक 1 पर्सन। इंटरनेशनल, हाँ, मतलब इंटरनेशनल आप रूल्स देखेगा, मैनुअल लिफ्टिंग जो करना है पर पर्सन जो है वो अबव 23 केजी से ज्यादा नहीं उठा सकता है। पहला 25 था, फिर 23 किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 23 तो ये तो केजी से ऊपर 50 केजी एक बंदा उठा भी कैसे सकता है सर? बहुत बहुत ज्यादा वेट हो गया। नहीं, जनरली अडल्ट अगर मेल उससे की ज्यादा बात हो रही है। सर, क्या अगर हाँ, कई जगह मैंने देखा है कि 23 है, लेकिन अगर उससे ज्यादा वेट है तो टीम लिफ्ट लेना होता है, ऐसा रिकमेंड किया जाता करेक्ट है। वो बड़ी करेक्ट, सिस्टम होता है, बराबर बड़ी सिस्टम होता है। यस यस। तो यहाँ पर अडल्ट मेल का ये जो 55 केजी जो दिया गया है ना, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं दिया गया है। ये आप टीम मिलके या फिर दो या दो से ज्यादा बंदे जो भी उठाएंगे, तो मैनुअल लिफ्टिंग जो है वो 55 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, जिस जो भी लगाना है आपको, लेकिन 55 केजी से ज्यादा का मैनुअल लिफ्टिंग अडल्ट मेल से नहीं होना चाहिए, भले वो सिंगल रहे, डबल रहे, या जो भी रहे। जनरली अकेला आदमी करेगा तो वो तो मतलब काम ही नहीं कर पाएगा, आप समझ रहे हो। 55 केजी इज लॉट हाई। और हाँ, मैं अभी आपने इंटरनेशनल रेफरेंस का ये छेड़ा है टॉपिक, तो क्या आप मुझे बताओगे कि ये रेफरेंस कहाँ से, मतलब ओशा से है, ऑस्ट्रेलियन लॉ से है, ब्रिटिश लॉ से है, ये कौन से कानून से, कौन से कंट्री का ये ओशा है कानून? तो सर, ये अमेरिका yes, का, यूएसए का ओशा अच्छा, का तो है वो actually। ओशा जो कानून है वो अमेरिका में एप्लीकेबल होता है, लेकिन हाँ उसमें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड है, वी कैन रेफर इट। ठीक है, उससे हम गाइडलाइन ले सकते हैं। और बहुत सारे कानून में भी ऐसा कहा गया है, इंडिया में भी, कि अगर जनरली आप कोई भी प्रोसेस करो, कंसल्टेशन करो, ऑडिट करो, ट्रेनिंग करो, या आपके प्लांट में आप कुछ भी सेफ्टी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, मान लो कि अगर किसी चीज का आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप अदर कोई भी दूसरे कंट्री का या फिर हायर स्टैंडर्ड आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, आप अप्लाई या फिर ये मत कीजिए, लेकिन आप रेफर कर सकते हो अगर वहां पर स्टैंडर्ड एब्सेंस है तो, कि आपके कंट्री में स्टैंडर्ड है। एग्जांपल देना चाहूंगा, जनरली वेयर हाउस स्टोरेजेस में क्या किया जाता है, फायर लोड कैलकुलेशंस किया जाता है। तो जनरली फायर लोड कैलकुलेशन का ऐसा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है। वो एनबीसी में भी फायर लोड कैलकुलेशन है, अगर आप देखोगे तो। फिर अपना इंडिया स्टैंडर्ड में भी फायर लोड कैलकुलेशन का एक मेंशन किया गया है, लेकिन बहुत छोटा है। ऐसा कोई इंडिविजुअल या सेपरेट कोई स्टैंडर्ड नहीं है फायर लोड कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर आप एनएफपीए, आई थिंक 505 है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो पूरा सेपरेट इंडिविजुअल फायर लोड कैलकुलेशन का ही स्टैंडर्ड है पूरा। और अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आपको फायर लोड कैलकुलेशन करना है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तो आप देखिए, जहां पर स्टैंडर्ड एब्सेंस है आप हायर स्टैंडर्ड रेफर कर सकते हो, या फिर सिमिलर अदर कंट्री के स्टैंडर्ड रेफर कर सकते हो। अच्छा, एक्सेसिव वेट की बात आ रही है, तो एक्सेसिव वेट के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र फैक्ट रूल में टेबल दिया गया है। तो ये रूल नंबर 66 है एक्सेसिव वेट का। तो इसमें ये सब रूल 1 और 2 के बाद ये सारा चीजें दी गई है, आप देख लीजिए कि इससे ज्यादा कोई भी पर्सन मैनुअल लिफ्टिंग नहीं करेगा। तो फिर इससे ज्यादा लिफ्ट कराना है तो फिर कुछ मैकेनिकल एड होना चाहिए। मैकेनिकल एड का मतलब यहाँ पर देखो, कानून में लिखा है मैकेनिकल एड, उसका मतलब कोई मशीनरी होनी चाहिए। ठीक है,
टूल्स, टैकल्स, लिफ्टिंग, क्रेन वगैरह जो भी है, मशीनरी के सहाय ही हेल्प से ही वो ये वेट को उठाएगा या फिर ये मटेरियल लिफ्ट किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। सो व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन व्हेन लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट? प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, टेक्निक या फिर प्लानिंग नहीं होगा, एसओपी नहीं होगी, बंदा इंजर्ड होगा। इंजरी ऐसा नहीं कि बस सिर्फ कट लगा या फिर उसमें से खून बहने लगा तो ही इंजरी मानी जाती है। इंटरनल इंजरी भी मानी जाती है, ब्रूसेस भी इंजरी मानी जाती है। अगर एक्सेसिव वेट उठाते वक्त उसका मान लो कि किसी बॉडी पार्ट में अगर पेन होता है, मसल पेन होता है, सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंजरी, आप समझिए, तो उसे भी इंजरी ही कहा जाता है हेल्थ साइंस के में। तो ऐसा नहीं कि बस कुछ लगने के बाद ही, खून बहने के बाद ही इंजरी है या ब्रूसेस दिखने के बाद ही इंजरी है, उसको पेन भी होता है। जहां इंजरी आती है तब वहां पर आपका हेल्थ एचएससी या ईएचएस डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट आता है। क्या मेरा आवाज आप तक आ रहा है ना सही से, क्लियरली गाइस? प्लीज बताइए यस मुझे। सर, यस। इंटरप्ट होता है प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। दूसरा, व्हेन कैरिंग एन ऑब्जेक्ट वेयर शुड द लोड बी पोजीशन इन रिलेशन टू द बॉडी? क्लोज टू द बॉडी। जो भी आप लोड उठा रहे हो दूर मत रखिए, जितना हो सके उतना बॉडी के क्लोज रखिए ताकि वहां पर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। Why is it important to assess the weight of the object before lifting? Of course, अगर आपको पता नहीं रहेगा कि आप कितने वेट का कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हो तो आप वहां पर ओवर एक्सर्शन हो सकता है आपके बॉडी का, और ऐसे भी बहुत सारे लोगों को इंजरीज हुई है। ठीक है, और इंजरी क्या है मैंने आपको पहले बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर लिफ्टिंग पोस्चर? स्क्वाटिंग विद अ बेंट नीज। ऑफ कोर्स आपको स्क्वाट करना है, लोगों को बताना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि ट्रेनिंग देने के बाद या फिर कुछ देर के लिए तो फॉलो करते हैं, लेकिन बार बार रिपीटेटिव जब ये चीजें होती है तब वो अवॉइड करते हैं, काइनेटिक लिफ्टिंग नहीं करते। वो नॉर्मली फिर बैक को बेंड करेंगे, लेकिन उनको बताइए कि इसका आगे जाके आपके फ्यूचर में आपके बॉडी पोस्चर पर कितना बुरा असर होने वाला है। कुछ फोटोज दिखाइए उनको कि लोग जो बेंट हो जाते हैं आगे जाके एजेड होने के बाद, उसका रीजन यही है कि वो सही से बैठते नहीं। आपको पता है, सिर्फ लिफ्टिंग की बात नहीं करो, अगर आप अभी भी काउच पर बैठे होगे या फिर बाइक चला रहे होगे, कार चला रहे होगे, जहां पर भी आप सीटिंग करो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। अगर आप खड़े हो तो आप दोनों पैर पर आपका जो भी बॉडी वेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक पैर पर ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उसका असर आपके फिर स्पाइन पर आ जाता है, पूरा लोड आ जाता है, तो फिर उससे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आप समझिए। और ये सिर्फ आप खाली हाथ भी खड़े रहोगे तो भी ये असर पड़ेगा बॉडी के ऊपर। अगर आप काउच पर कहां पर भी बैठे हो प्लीज स्ट्रेट बैठिए, आपका जो भी स्पाइन है स्ट्रेट रखिए, बेंट मत होइए, ऐसा स्लाउजी या लाउजी पोस्चर में आप मत बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, स्ट्रेट खड़े भी रहिए, दोनों पैर जमीन पर टिका के सही खड़े रहिए। किसी ऑब्जेक्ट का सहारा जैसे कि वॉल हो गया, पिलर हो गया, टेबल हो गया, उसका सहारा लेके ज्यादा देर तक मत खड़े रहिए, क्योंकि उसका असर आपके बॉडी पोस्चर पर पड़ता है। और जब आप पूरा बॉडी पोस्चर आप सही से स्ट्रेट खड़े रहते हो, आप कॉन्फिडेंस भी फील करते हो, दूसरा आपको पोस्चर भी सही रहता है बॉडी का। तो इसलिए पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा बार बार कहते कि आप सीधे बैठो सीधे बैठो, तो ये रीजंस है। वो ये कहना बहुत बार भूल जाते हैं कि क्यों सीधे बैठना है, सीधे बैठने से या सीधे खड़े रहने से क्या बेनिफिट होता है। वो बस हमें कहते कि ये करो वो करो, लेकिन क्यों करना है ये हमें कोई नहीं बताता है। अगर ऐसा ना किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए ये नहीं बताते, मतलब हमें कोई समझाता नहीं। और जिस लैंग्वेज में हमें समझ आए ऐसी लैंग्वेज में कोई नहीं समझाता है, सब डांट फटकार लगा के समझाते हैं। तो सही से प्यार से आप समझाइए, जिस लैंग्वेज में वो समझे उस लैंग्वेज में समझाइए जो भी पर्सन है। और सबसे पहले आप खुद समझिए कि पोस्चर क्या है, एर्गोनॉमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है। जब आप सही तरीके से समझोगे फिर, और आप एक्सपीरियंस भी कीजिए, ऐसे नहीं कि बस आपने एक ट्रेनिंग सेशन कर लिया, प्रैक्टिकल देख लिया, बात खत्म। आप एक्सपीरियंस कीजिए उस चीज को, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन एक्सपीरियंस कीजिए, फिर उसके बाद लोगों को बताइए कि आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, तो और लोग अच्छे से आपको फॉलो करेंगे और उनका बेनिफिट होगा। देन
Number 5, when encountering with an object with an awkward shape, what should you do the before lifting? ठीक है, तो awkward shape कभी कभी क्या रहता है कि कोई पकड़ने के लिए ग्रिप नहीं रहता है, ठीक है, awkward shape अजीब शेप का कोई ऑब्जेक्ट रहता है, तो फिर वहां पर आप किस तरीके से लिफ्टिंग करोगे, तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर आप पकड़ सकते हो ग्रिप, कहाँ पर आपको अच्छे से मिलेगी, वहां पर आपको लिफ्ट करना है। Why is it advisable to the team lift heavy or bulky object to distribute the load and reduce strain? Yes, strain होने से वहां पर अवॉइड हो सके, कम हो, इसलिए यहाँ पर टीम लिफ्टिंग या फिर हेवी ऑब्जेक्ट का किया जाता है। टीम मतलब एक से ज्यादा लोग एक ही ऑब्जेक्ट को उठाना, इसे टीम लिफ्टिंग कहा जाता है। What is the purpose of using mechanical aids for lifting to reduce the risk of injury? Yes, मैकेनिकल एड का फायदा यही है कि इंजरी ना हो, काम फटाफट हो, हेवी लिफ्टिंग आप सही से कर सको, क्योंकि किसी भी ह्यूमन का है कैपेसिटी का एक लिमिट है, आप समझ रहे हो, तो उस लिमिट के परे वो ये नहीं कर पाएगा, लिफ्टिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पर मशीनरी रोल में आती है। अब मशीनरी का भी एक लिमिट है जिसे हम सेफ वर्किंग लोड कहते हैं, उससे एक्सेस लोड भी होना नहीं चाहिए। तो जितने वजन का हमें ऑब्जेक्ट उठाना है, जितने वेट का हमें ऑब्जेक्ट उठाना है, मटेरियल उठाना है, उससे ज्यादा SWL का हमारे पास मशीनरी क्रेन्स या जो भी लिफ्टिंग टूल्स वगैरह है, टैकल्स होने चाहिए। हाउ शुड वन अप्रोच अ स्टेयरकेस व्हेन कैरिंग अ हेवी लोड? यस, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे मैनुअल लिफ्टिंग के वक्त जो भी एक्सीडेंट हुए हैं, तो उसमें से आधे से ज्यादा जब आप लेवल अप डाउन करते हो तब हुए हैं, जैसे कि सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, ठीक है, तो तब ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसे हम लेवल अप डाउन कहते हैं। टेक वन स्टेप एट अ टाइम फेसिंग फॉरवर्ड, ऑफकोर्स आपको फेस फॉरवर्ड होना चाहिए और आपको एक स्टेप एट अ टाइम लेना है, कोई भी जो भी स्टेप है उसे स्किप नहीं करना है, ठीक है। What should be the check before using lifting equipment? Equipment condition and load capacity. Yes, आपको सिर्फ लोड कैपेसिटी इक्विपमेंट कंडीशन चेक नहीं करना है, आपको उस जो भी ऑब्जेक्ट उठाना है उसका वेट भी एसेस करना है, आपको पता होना चाहिए उसका वेट क्या है, जो भी आप चीजें उठाते हो। अब देखो, हर एक चीज पर उसका वेट नहीं लिखा रहता है, कुछ चीजें आपको एसेस भी करनी पड़ सकती है, और जनरली हम करते हैं यूजुअली आप घर के ही चीजें ले लो, ठीक है। Why is it essential to communicate with others when involved in lifting and carrying activities to coordinate movements and ensure safety? जब हम हेवी लिफ्टिंग करते देखो कि एक साथ उठाएंगे, 1 2 3 बोलने के बाद उठाएंगे, तो ये क्या रहता है, ये कम्युनिकेशन रहता है। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं रहेंगे, सिर्फ अकेला बंदा फोर्स लगा रहा है तो दूसरे का कम पड़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, फिर मिसबैलेंस हो सकता है, इम्बैलेंस होने के बाद फिर ऑब्जेक्ट फॉल भी हो सकता है और उससे इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स के वक्त और आपके सेफ्टी के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। What is primary purpose of using lifting slings in manual material handling? मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के वक्त आप लिफ्टिंग स्लिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपकी लिफ्टिंग या फिर लोड की कैपेसिटी बढ़ जाए। Which of the following is a safety consideration when using lifting chains for material handling? Regular inspection for wear and damage. जो भी आप लिफ्टिंग टूल्स, टैकल्स, स्लिंग्स, रोप्स, चेन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनका रेगुलरली इंस्पेक्शन होना चाहिए, जनरली वीक में एक बार होना चाहिए, और बिफोर एवरी यूज भी होना चाहिए विजुअल इंस्पेक्शन। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग हैंड ट्रक्स इन मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अ हेवी लोड के लिए हम हैंड ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। Which accessory is designed to provide protection to the hands and finger during manual handling? Hand gloves. Yes, hand gloves का सिर्फ ये नहीं है कि आपको बस प्रोटेक्शन देता है, हैंड ग्लोव्स आपको ग्रिप भी देता है अराउंड द ऑब्जेक्ट। जनरली कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ मटेरियल ऐसा रहता है, PVC वगैरह ले लो, कि वहां पर स्लिपरी सरफेस रहता है, कुछ तो मेटल के भी स्लिपरी सरफेस रहते हैं अगर फिनिश अच्छी हो तो ग्रिप के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी ग्लोव्स दे देते हैं, और सेफ्टी ग्लोव्स के सरफेस में क्या रहता है, एक कोट रहता है जनरली मटेरियल का, कौन से मटेरियल का रहता है वो कोट, क्या नाम है, एस्बेस्टॉस का भी रहता है उसमें, तो एस्बेस्टॉस का भी कोट रहेगा, तो वो ग्रिप अच्छा वहां पर ये होता है, ठीक है।
उसके बाद आजकल तो वो डॉटेड भी आए हैं, जनरली रबर वगैरह के रहते हैं, वहां पर डॉट डॉट रहता है जो भी पाल्म का सरफेस रहता है उस पर। तो सेफ्टी ग्लोव से आप क्या कर सकते हो, ग्रिप आपको अच्छा मिलता है। बस एक बार आदत होनी चाहिए, आदमी विदाउट ग्लोव्स के खुद ही काम नहीं करेगा, ठीक है। और उससे उनके हाथ का जो सरफेस है वो भी अच्छा रहता है। अगर आप विदाउट हैंड ग्लोव्स कोई भी लेबर वगैरह वर्कर काम करता है तो उससे क्या होता है कि जो भी मटेरियल का डिपॉजिट्स रहता है वो उसके स्किन के अंदर चला जाता है, तो स्किन का कलर भी खराब हो जाता है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। जनरली लुब्रिकेंट्स देख लो, ठीक है, ग्रीस वगैरह देख लो, या फिर कोई भी सॉलिड मटेरियल का पार्टिकल देख लो, मैल, जनरली डर्ट, डस्ट, तो वो उसके हाथ के अंदर डिपॉजिट हो के फिर उनका सरफेस भी खराब हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है। और वो फिर हमें कहते हैं कि सर ये तो हमारा रोज का ही काम है तो इससे क्या बचना, तो नहीं, आपका रोज का काम है एग्री, लेकिन उसके वजह से आपको आपकी हेल्थ खराब करने की जरूरत नहीं है। वी हैव अल्टरनेटिव्स, वी हैव सेफ्टी ग्लोव्स। फिर उनका रीजन आता है कि सर सेफ्टी ग्लोव्स करके काम स्लो हो जाता है, सही से काम नहीं हो पाता। तो जस्ट गिव देम टाइम, आप टाइम दीजिए, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन बस एक्सेप्ट कर लेना और आपकी स्किन खराब करना, आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, इट्स नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। सेफ्टी कहाँ रहती है, जहां पर जीरो हार्म रहता है, ठीक है। जीरो हार्म आपको पता है कि क्या है, कि किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और हानि सिर्फ इंजरी की नहीं, हेल्थ के लिए भी कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, एनवायरमेंट के लिए भी नहीं, प्रॉपर्टीज के लिए भी नहीं, ठीक है। सो व्हाट सेफ्टी मेजर शुड बी फॉलोड व्हेन यूजिंग फोर्कलिफ्ट अटैचमेंट फॉर अ मटेरियल हैंडलिंग, रेगुलरली इंस्पेक्ट फॉर अ डैमेज। यस, आप इंस्पेक्ट कीजिए फोर्कलिफ्ट मटेरियल हैंडलिंग के लिए। विच एक्सेसरीज इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट बैक इंजरी ड्यूरिंग मैनुअल लिफ्टिंग? बैक सपोर्ट बेल्ट, बैक सपोर्ट बेल्ट आप देखोगे तो जहां पर फ्रीक्वेंटली मैनुअल लिफ्टिंग वगैरह होती है, जिम में आपने देखा होगा कि एक बंदा ऐसे पेट को एक बेल्ट बांधता है और उसके पीठ के पीछे एक ऐसा थोड़ा सा कर्व शेप रहता है, ताकि कोई भी लोड लिफ्टिंग करते वक्त, उठाते वक्त, ठीक है, उसकी बैक जो है उसको सपोर्ट मिले, दूसरा वो बेंट ना हो। जनरली उसका पर्पज सपोर्ट से ज्यादा बेंट ना हो इसके लिए रहता है, तो इसीलिए उसको बैक सपोर्ट बेल्ट कहा जाता है। जिम में आपको दिख जाएगा वो। लेकिन मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री में उसके नौबत ही ना आए। लेकिन अगर वैसा है कि कुछ क्रिटिकल जॉब है, क्रिटिकल ऑपरेशंस है, तो वहां पर फिर आप बेल्ट प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगेन वहां पर टीम लिफ्टिंग और वेट एक्सेस नहीं होना चाहिए। When using hoist for a material handling, what is crucial for ensuring safe operations? Regular inspection and maintenance, बार बार यही चीजें आ रही है। एसओपी फॉलो करो, इंस्पेक्शन फॉलो करो, मेंटेनेंस करो अगर कुछ आपको डिफेक्ट वगैरह फाइंड आउट होते हैं। अब आप ने आज तक आपके इंडस्ट्री में, ईएचएस के करियर में आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, एक्सीडेंट एनालिसिस जब आप करते हो, चाहे नियर मिस एनालिसिस हो या फिर लॉस्ट टाइम इंसिडेंट, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट का एनालिसिस हो, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जनरली बहुत बड़ा रीजन नहीं रहता है कोई भी एक्सीडेंट्स के पीछे, बहुत छोटा ही रीजन रहता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी फेटल भी हो सकते हैं, लेकिन गलती बहुत छोटी रहती है, बहुत छोटी चीज रहती है। जैसे कि हाइट के ऊपर से फॉल हुआ, बंदे का फेटल एक्सीडेंट हो गया, रीजन क्या था कि वो एंकर करना भूल गया, या फिर उसने एंकर नहीं किया था, सब था उसके पास। तो ये कितनी छोटी चीज है, तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े भी जो भी इंसिडेंसेस हुए हैं वो छोटी गलतियों की वजह से ही हुए हैं। और इसलिए हमें ज्यादातर छोटी चीजों के बारे में सोचना चाहिए और उन पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़ी जो भी मेजर रीजन से, मेजर हजार से, दे आर ऑलरेडी कवर्ड, दे आर ऑलरेडी सेफ, क्योंकि वो मोटा मोटा है, वो सबको दिख जाता है, वो ऑपरेशंस वाले को भी दिखता है, वो क्वालिटी वाले को भी दिखता है, वो सबको दिख जाता है। तो हमें फोकस करना है छोटी चीजों पर, क्योंकि उसके वजह से ही ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं, वही रीजन रहता है। अच्छा, मैं अभी आपसे एक धारावी का एक केस हुआ रिसेंटली, देखिए एलपीजी सिलेंडर का एक ट्रक था, उसमें ब्लास्ट हुआ था। तो उसके बारे में आपको क्या क्या पता है, प्लीज आप क्लास के साथ शेयर कीजिए। महाराष्ट्र में धारावी करके एक जगह है, वहां पर ये हुआ था एलपीजी का इंसिडेंस, तो उसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन, क्या बताओगे? क्योंकि मैं उस केस को अभी ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू टाइम कंस्टेंट, लेकिन जैसे ही कुछ इंश्योरेंस रिपोर्ट वगैरह आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी कब आएगा, कब पब्लिक डोमेन में डालेंगे, आई डोंट नो। तो अगर आपको पता है तो आप शेयर कर सकते हो।
ओके, अब उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये जिप क्रेन है, ये पैलेट जैक है, ठीक है। ये पैलेट जैक है, जनरली इसको पैलेट उठाने के लिए काम आता है, मैनुअल लिफ्टिंग शिफ्टिंग के लिए, ठीक है। ये जिप क्रेन है, जिप क्रेन भी एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिक्स रहता है। हाँ, अब ये फॉर्म का कुछ कंफ्यूजन था, देखो कंपिटेंट पर्सन वगैरह का, तो ये है एज पर महाराष्ट्र फैक्ट रूल्स 1963 और उसके अमेंडमेंट्स, फॉर्म 11 किसके लिए दिया जाता है? एग्जामिनेशन ऑफ हॉइस्ट एंड लिफ्ट के लिए, लिफ्ट के या फिर हॉइस्ट के लिए फॉर्म 11 चाहिए। फॉर्म 12 किसके लिए चाहिए? लिफ्टिंग मशीन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स के लिए चाहिए। और फॉर्म 13 चाहिए प्रेशर वेसल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के ये 3 फॉर्म्स दिए गए हैं महाराष्ट्र फैक्ट रूल्स में। जनरली अगर आप देखोगे तो फॉर्म 11 में ही ये सारी चीजें कवर हो जाती है, आपका लिफ्टिंग मशीन, रोप्स, लिफ्टिंग टूल्स, टैकल्स, ये सब फॉर्म 11 में भी दिया जाता है। और किसी को इसके बारे में कुछ ऐड करना है कि ये मैं आपको क्लियर कराना चाहूंगा, अगर आप आज भी महाराष्ट्र फैक्ट रूल्स उठाओगे तो आपको ये सब दिख जाएगा। यस, अरे मेरे पास है, ये महाराष्ट्र फैक्ट रूल्स का ही PDF है मेरे पास। ऑनलाइन नहीं पढ़ना है आपको, बुक खरीदना है, याद रखना, ठीक है। बुक में सारा अपडेटेड है। मैं अभी एनवायरमेंट जो अपना एक्ट है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसका भी बुक खरीद रहा हूँ, उसमें सारा चीज है, SMPB रूल्स, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, सब ऐड है उसमें। फॉर्म्स सब नीचे दिए जाते हैं, ये देखो ये सब फॉर्म है। फिर आपको प्रिस्क्राइब रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ हॉइस्ट लिफ्ट, फॉर्म 11। फॉर्म 12 लिफ्टिंग मशीन, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स। फॉर्म 13 रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्रेशर प्लांट एंड वेसल, ठीक है। तो ये सब देखना है। अब हाँ, शेयर करो ना। क्या ये ऑलरेडी शेयर है? ये वाला आपको महाराष्ट्र फैक्ट रूल्स चाहिए क्या? उसका PDF दूं क्या? हाँ हाँ, ठीक है, दे दूंगा। लेकिन आप जिस स्टेट में जहां पर वर्क कर रहे हो वहां का फैक्ट्री रूल्स पढ़िए। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो तो उस स्टेट का BOCW रूल्स पढ़िए, ठीक है। गुजरात में तो गुजरात BOCW रूल्स पढ़िए, आंध्रा में आंध्रा का रूल्स पढ़िए, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और अगर आपको सही में बहुत ज्यादा सीखना है, परचेस लेटेस्ट बुक ऑफ एक्ट रूल्स। नहीं है तो फिर आप यू कैन ऑनलाइन आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, बुक्स में सर्कुलर्स ऐड हो जाते हैं ना, इसीलिए वो आसान रहता है, ठीक है। तो फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यूनिट 3 मैं आपको ये सब शेयर कर दूंगा, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। किसी को कोई डाउट है? सर उसका लिंक भी शेयर करना है क्या? इसका